जब भी किसी भारत के नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है या फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया जाता है, तो उम्मीद की किरण के नाम पर हमें सिर्फ और सिर्फ इस देश में सुप्रीम कोर्ट दिखता है कि जुडिशरी वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को किसी भी तरीके के वायलेशन से प्रोटेक्ट करती है। लेकिन कई बार ऐसी पॉसिबिलिटीज भी हमें देखने को मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी कभी कभी गलत दे दिए जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन एरर मार्जिन तो हमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस में भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर कई बार ऐसा हो गया या आपके साथ कभी किसी बार ऐसा हो गया कि आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन का प्रोटेक्शन करने में सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से असमर्थ रहा, तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? आपके पास ऑप्शन बचता है क्यूरेटिव पिटिशन का। जी हां, क्यूरेटिव पिटिशन एक ऐसा कंसेप्ट जब आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को पलट भी सकते हैं यानी बदल भी सकते हैं। तो ये क्यूरेटिव पिटिशन है क्या? इसकी परिभाषा क्या है? किस तरीके से जुडिशरी में इसे एक्सेप्ट किया गया था? क्या ये संविधान का हिस्सा है या फिर जुडिशरी ने अपने अलग अलग वर्डिक्ट में ही हमें सिर्फ इसके बारे में बताया है? इन सभी चीजों के बारे में जो कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट्स के तहत आती हैं, इन सभी चीजों को हम आसान भाषा में आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। लेकिन इस क्यूरेटिव पिटिशन को शुरू करने से पहले एक चीज चहल एकेडमी आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहती है। चहल एकेडमी शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति लाना चाहती है, क्योंकि चहल एकेडमी एजुकेशन को कैपिटलिज्म नहीं लेकिन सोशलिज्म की तरह देखती है, जहां पर रिसोर्सेस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है। और चहल एकेडमी इस मत के समर्थन में है कि इस देश का कोई भी ऐसा बच्चा जो यूपीएससी एग्जामिनेशन या किसी भी एग्जामिनेशन का सपना लेकर अपने छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ आता है, पैसों की कमी की वजह से उसकी पढ़ाई में किसी भी तरीके की रुकावट ना आए, उसके भविष्य में किसी भी तरीके की रुकावट ना आए। और इन्हीं पैसों की कमी की रुकावट को चहल एकेडमी आप सभी लोगों के लिए दूर करने की कोशिश करेगा इस खास दशहरे के मौके पर। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये बेसिकली कहते हैं कि पढ़ाई तो वो करना चाहते हैं लेकिन पैसे की कमी उन्हें रोकती है। उसके लिए चहल एकेडमी यहां पर आप लोगों को एक स्कॉलरशिप और यहां पर एक सुविधा प्रदान कर रहा है। अगर आप चहल एकेडमी के साथ जुड़कर अपने आईएएस बनने के सपने को पूरा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यहां पर आपको एक ऑनलाइन क्लासेस मिले जो आपके यूपीएससी की प्रिपरेशन को बहुत ही आसान भाषा में और डिटेल में कराएं, तो यह दशहरा ऑफर फाउंडेशन बैचेस के लिए आपके लिए उपलब्ध है, जहां पर आप सिर्फ 49,999 रुपीज में और वहीं बैचेस को रिकॉर्डेड लेक्चर्स में 19,999 रुपीज में सब्सक्राइब करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आइए चहल एकेडमी के साथ मिलकर दशहरे के इस मौके पर प्रभु श्री राम की तरह अपने अंदर के रावण का खात्मा करें, अशिक्षा के अंधकार से दूर हों और शिक्षा और उज्जवल भविष्य की रोशनी की तरफ चलें। खैर, वापस आते हैं क्यूरेटिव पिटिशन की तरफ। अब यहां पर क्यूरेटिव पिटिशन के बारे में सबसे पहले हमें यहां पर जो बैकग्राउंड है वो इसका जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। 2002 में हमें यहां पर एक केस देखने को मिला था जिसे हम लोग रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा 2002 के केस के नाम से जानते हैं। और यहां पर बेसिकली पहली बार पूरी तरीके से डिफाइन किया गया था कि क्यूरेटिव पिटिशन होती क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक जजमेंट दिया था जिसमें बेसिकली ये कहा था कि जुडिशरी के फ्रेमवर्क में आपको क्यूरेटिव पिटिशन का जो कंसेप्ट है वो देखने को मिलता है। इसमें यह खास तौर पर कहा गया कि अगर किसी भी तरीके की ऐसी सिचुएशन होती है कि कोर्ट ने किसी भी तरीके का डिसीजन दिया है और यहां पर जस्टिस का मिसकैरेज होता है, यानी कि जो न्याय है, इंसाफ है, अगर पूरी तरीके से सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी नहीं दिया गया है, तो आप क्यूरेटिव पिटिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदल भी सकते हैं। यानी कि क्यूरेटिव पिटिशन आपके सामने एक उस आखिरी हथियार, लास्ट वेपन की तरह मौजूद होता है, जहां पर आप अपने इंसाफ के लिए, न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ सकते हैं। और यह सुविधा खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही आपको क्यूरेटिव पिटिशन के नाम पर दी हुई है। यहां पर अगर हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के लेवल पे बात करें तो क्यूरेटिव पिटिशन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो साफ तौर पर नेचुरल जस्टिस के फेवर में जाते हैं। अगर किसी भी तरीके से आपके नेचुरल जस्टिस का वायलेशन किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरीके से एक गलत जजमेंट दिया है या फिर आप उस जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं है, तो आप क्यूरेटिव पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं। इसकी कुछ क्वालिफिकेशन है कि किन मामलों में क्यूरेटिव पिटिशन को एक्सेप्ट किया जाता है, किन मामलों में नहीं किया जाता, कब उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिसे आने वाले कुछ मिनटों में हम लोग आसान भाषा में समझने की
कोशिश करेंगे। यहां पर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज पूरी तरीके से खास कही है कि अगर हर जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट दे रहा है उस हर जजमेंट में क्यूरेटिव पिटीशन लागू नहीं किया जाएगा। यह फैसला भी सर्वोच्च न्यायालय का रहेगा कि किन मामलों में क्यूरेटिव पिटीशन को एक्सेप्ट किया जाएगा और किन मामलों में नहीं। लेकिन क्यूरेटिव पिटीशन का अगर कोई डायरेक्ट आर्टिकल आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने जाएं तो वो नहीं मिलता, लेकिन क्यूरेटिव पिटीशन से रिलेटेड जो कंसेप्ट है इनडायरेक्टली बहुत सारे ऐसे आर्टिकल आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर सबसे पहला आर्टिकल जो हमारे दिमाग में आता है वो आर्टिकल नंबर 32 होता है रिट ज्यूरिसडिक्शन का, जिसमें यह साफ तौर पर लिखा गया है कि अगर आपकी किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट उस वायलेशन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, जिसके तहत हेबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, मैंडेबस, सर्चारियो, को वारंटो जैसे रिट शामिल है। और जब आप हाईकोर्ट के पास जाते हैं तो यही रिट ज्यूरिसडिक्शन आपको आर्टिकल नंबर 226 में मिलता है। इसीलिए शायद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल नंबर 32 के रिट ज्यूरिसडिक्शन को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। इसके अलावा अगर हम लोग आर्टिकल नंबर 137 की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 137 कोर्ट को इस बात का अधिकार देता है कि उन्होंने अगर किसी तरीके के कोई जजमेंट दिए हैं और अगर कोर्ट को यह लगता है कि वो जजमेंट किसी भी तरीके से गलत है तो क्यूरेटिव पिटीशन के नाम पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने जजमेंट को बदल सकता है अंडर आर्टिकल 137। वहीं अगर आर्टिकल नंबर 142 की बात करें तो वो कंप्लीट जस्टिस देने की डिमांड करता है। और जुडिशियल रिव्यू की जो डॉक्ट्रिन है वो हमेशा से ही हमें देखने को मिलती है केशवानंद भारती केस में, और इसमें कहा गया है कि अगर किसी भी तरीके का ऐसा कानून लागू या बनाया जाता है एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव के द्वारा जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल राइट्स या प्रियम्बल या नेचुरल जस्टिस के खिलाफ जाता है तो जुडिशरी उस कानून को कैंसिल कर सकती है। और जुडिशरी की इसी पावर को हम लोग जुडिशियल रिव्यू के नाम से जानते हैं। इसके अलग अलग फॉर्म भी आपको देखने को मिलते हैं जिसमें हम लोग किसी और वीडियो में इसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो क्यूरेटिव पिटीशन है इसको एक्सेप्ट करने के क्राइटेरिया कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला क्राइटेरिया आपको यह देखने को मिलता है कि अगर जज किसी भी तरीके से बायस है, किसी भी तरफ पार्शियल है और आपको लगता है कि पार्शियलिटी की वजह से आपके खिलाफ जजमेंट दिया गया है और आपको इंसाफ या न्याय नहीं मिला है, तो आप क्यूरेटिव पिटीशन की यहां पर सहायता ले सकते हैं। या फिर इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जो रेमेडी है वो पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुई है, लेकिन अगर आप इस क्यूरेटिव पिटीशन को लाना चाहते हैं तो सीनियर एडवोकेट के द्वारा यहां पर बेसिकली इसको सर्टिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। वहीं अगर हम लोग इसके प्रोसीजर की बात करते हैं तो सीनियर एडवोकेट के द्वारा तो ये सर्टिफाई किया ही जाएगा, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया या बार काउंसिल ऑफ स्टेट के द्वारा भी इसको रिकॉग्नाइज करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप एक और चीज समझने की कोशिश करिए कि अगर क्यूरेटिव पिटीशन आपको एक्सेप्ट कर लिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट में वो क्यूरेटिव पिटीशन का केस चल रहा है और ओरिजिनली अगर आपके केस में जो जजेस बैठे थे वो मान लीजिए 3 जज बेंच थी, तो ये 3 जज तो रिपीट होंगे ही होंगे, लेकिन इसके अलावा 3 और सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज है उस क्यूरेटिव पिटीशन की बेंच में दोबारा बैठेंगे। मिनिमम 3 सीनियर मोस्ट जज बैठेंगे, तभी वो क्यूरेटिव पिटीशन का जो केस है वो बेसिकली सही तरीके से यहां पर प्रोसीजर में लाया जाएगा। ये बिल्कुल पूरी तरीके से यहां पर क्लैरिफाई करके लिखा हुआ है। अब अगर हम लोग इसके ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन की बात करते हैं तो यहां पर अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये जो क्यूरेटिव पिटीशन है वो पूरी तरीके से ग्राउंड पर बेस्ड नहीं है, यानी मेरिट सिस्टम पर बेस्ड नहीं है, सिर्फ आप अनसेटिस्फाइड हैं वर्डिक्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर अपनी जगह सही है तो इस क्यूरेटिव पिटीशन को पूरी तरीके से बेसिकली रिजेक्ट भी किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का अगर यह मत होता है कि क्यूरेटिव पिटीशन यहां पर एप्लीकेबल नहीं होनी चाहिए थी, जबरदस्ती लगाई गई थी, तो उस पे जो पिटिशनर है उसको यहां पर पेनल्टी या दूसरे तरीके की सजा भी मिल सकती है। लेकिन आपको इस क्यूरेटिव पिटीशन के कंसेप्ट में बिल्कुल भी रिव्यू पिटीशन और क्यूरेटिव पिटीशन के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जब हम लोग यहां पर रिव्यू पिटीशन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि यहां पर जो इसका स्कोप है रिव्यू पिटीशन का वो बहुत ज्यादा ब्रॉड स्कोप है। क्यूरेटिव पिटीशन का जो स्कोप है वो आपको काफी ज्यादा नैरो देखने को मिलता है, यानी जो एड्रेसिंग लिमिट्स हैं इसकी वो काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड है। वहीं अगर हम लोग यहां पर रिव्यू पिटीशन की बात करें तो ओरिजिनल जो जजेस थे बेंच पे वही यहां पर रिव्यू पिटीशन लेते हैं, लेकिन क्यूरेटिव पिटीशन में हम लोगों को ओरिजिनल जजेस के अलावा भी यहां पर जो 3 सीनियर मोस्ट जज हैं वो उस बेंच में देखने को मिलते हैं। अब अगर आप उन जजमेंट्स या वर्डिक्ट्स की बात करें जो भारतीय कानून के इतिहास में ऐसे बड़े फैसले रहे हैं जिनमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से क्यूरेटिव पिटीशन को
यहां पर लाया गया है। तो उसमें सबसे पहले आपको रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा 2002 का केस देखने को मिलता है, जिसके साथ हम लोगों ने इस वीडियो के इंट्रोडक्शन में शुरुआत की थी। वहीं यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन कार्बाइड का जो केस था 2023 का, जिसमें आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी के विक्टिम्स के फेवर में यहां पर देखने को मिला था। यहां पर बेसिकली जो क्यूरेटिव पिटीशन है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दी गई थी। खैर वो बात अलग है कि जब ये क्यूरेटिव पिटीशन रिजेक्ट की गई तो बहुत सारे लोग इसके भी अगेंस्ट में थे, लेकिन क्यूरेटिव पिटीशन के अगेंस्ट अगर आप केस करना चाहते हैं तो उसका किसी भी तरीके का यहां पर जुडिशरी में कंसेप्ट नहीं दिया गया है। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया एंड भारती एयरटेल वर्सेस डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो 2013 में बेसिकली हमको देखने को मिलता है, उसमें भी क्यूरेटिव पिटीशन की बात की जाती है। याकूब मेमन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2015 में भी यहां पर क्यूरेटिव पिटीशन आई थी डेथ सेंटेंस के लिए। 1993 का जो बॉम्बे ब्लास्ट केस था, इसमें भी क्यूरेटिव पिटीशन को पूरी तरीके से यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया, क्योंकि ये एक तरीके से टेररिस्ट एक्ट ही था। वहीं अगर 2014 में हम लोग सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन की बात करें तो इसमें भी क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो बेसिकली फाइल की गई थी, और ये आपके सेक्शन 377 यानी कि होमोसेक्सुअलिटी से रिलेटेड था। इसके अलावा मोहम्मद आरिफ आलियास अशफाक वर्सेस रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के केस की बात करें 2014 में, चाहे हम लोग निर्भया केस 2012 की बात करें, जहां पर बेसिकली जो क्यूरेटिव पिटीशंस हैं, जो चारों के चारों कन्विक्ट्स हैं, उनकी क्यूरेटिव पिटीशन को 2018 में कोर्ट के द्वारा यहां पर रिजेक्ट कर दिया गया था। अंत में सिर्फ हम लोग यही समझ सकते हैं कि क्यूरेटिव पिटीशन भारत के नागरिकों को एक और तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देने की कोशिश करता है, क्योंकि इनिशियल लेवल पर सुप्रीम कोर्ट तो आपके साथ मौजूद है ही आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कभी अगर आपको किसी भी तरीके का एरर ऑफ मार्जिन देखने को मिलता है तो उस एरर को या फिर उस जस्टिस के मिसकैरेज को आप क्यूरेटिव पिटीशन से किसी भी तरीके से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और इसी तरीके के कॉम्प्लिकेटेड वीडियोस को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बनाएगा, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून्ड टू चहल एकेडमी, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चहल एकेडमी। दिस इज अनुभव दीपानी, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। एंड एट लास्ट, चहल एकेडमी आपके लिए ये ऑफर सिर्फ कमर्शियल वे में नहीं लेकर आई है, लेकिन एजुकेशन में एक क्रांति के तौर पर लेकर आई है, क्योंकि चहल एकेडमी शिक्षा का व्यापार नहीं, शिक्षा की क्रांति लाना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद।